क्लास 12। आज इस वीडियो में हम बेस थ्योरम के ऊपर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.3 उसको हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 13.2 तक कर लिया था जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड था। तो आज जो ये वाला एक्सरसाइज 13.3 है वो बेस थ्योरम पे बेस्ड है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न है उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, एक अर्न है इसमें 5 रेड है प्लस 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, A ball is drawn at random। एक बॉल हम रैंडमली चूज करते हैं। Its color is noted and is returned to the urn। जो बॉल हम चूज करते हैं उसका कलर हम नोट करते हैं और उसे फिर रिटर्न कर देते हैं उस अर्न में। Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जो कलर का बॉल हम चूज करते हैं उसी कलर का हम 2 बॉल्स और चूज करते हैं और कलर ड्रॉन और पुट इन द अर्न, उस अर्न में हम वो 2 बॉल और हम सेम कलर का डाल देते हैं। एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम। और उसके बाद 2 बॉल डालने के बाद फिर हम एक बॉल ड्रॉ करते हैं सेकंड टाइम। तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। जो सेकंड टाइम हम जो बॉल निकालेंगे वो रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले जब हम मेरे पास 5 रेड थे और 5 ब्लैक थे तो हमने एक बॉल ड्रॉ किया। अब वो रेड भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, जो पहला बॉल चूज किया हमने वो रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है भाई। 5 रेड है हमारे पास और टोटल कितने हो जाएंगे 5 + 5 10, यानी कि 1/2 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। अब अगर हमने रेड पिक किया तो फिर हमें जो 2 एडिशनल बॉल हैं वो हमें उसमें डालना पड़ेगा रेड कलर का। तो जैसे ही हमने रेड पिक किया तो हमें 2 रेड कलर के डालने पड़ेंगे इस अर्न में। तो अब इस अर्न में टोटल 7 रेड हो जाएगा और 5 ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, तो अब इस केस में अब हम फिर सेकेंड टाइम जब हम बॉल निकालेंगे तो हमें सेकेंड टाइम में तो ये दे दिया हुआ है कि हमें रेड की ही प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब सेकेंड टाइम में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा 7 रेड है और टोटल 7 + 5 हो जाएगा 12। ठीक है, इसी तरह सेकेंड केस हमारा क्या होगा। जो सेकेंड केस हमारा वो होगा, इसमें पहले तो हमने रेड मान लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अब हम क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट टाइम कोई चूज कर रहे हैं बॉल को तो वो ब्लैक कलर का होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक के लिए देखो भाई हमारे पास स्टार्टिंग में 5 ब्लैक थे अपॉन टोटल हो जाएगा 5 + 5 10, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक भी हमारी 1/2 ही है। अब जब हमने पहली बार ब्लैक बॉल्स निकाला तो अब हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, हमें 2 एडिशनल ब्लैक बॉल्स उस अर्न में डालने चाहिए। तो जब हम एडिशनल अर्न में डालेंगे तो अब अर्न में कितना हो जाएगा भाई, रेड तो हमारे 5 ही रहेंगे लेकिन जो ब्लैक है वो हमारे 7 हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। ये फर्स्ट केस था जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ में रेड पिक किया था। अब ये मेरा सेकंड केस है जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक पिक किया है। तो 5 रेड + 7 ब्लैक हो गया। तो अब सेकंड टाइम भी हमें एक बॉल ड्रॉ करना है और वो बॉल कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब देखो इसमें तो 5 ही रेड है अवेलेबल अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 12। P ऑफ रेड इज इक्वल टू 5/12। ठीक है ना। तो अब देखो भाई हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों केस का यूनियन होगा। तो दोनों केस, पहले केस का हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉ में 1/2 इंटू सेकेंड ड्रॉ में 7/12, ये टोटल फर्स्ट केस की हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 1/2 इंटू 5/12।
ठीक है, और ये दोनों केस को हम प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा भाई 7 बाई 2 इंटू 12 24 प्लस 1 इंटू 5 5 बाई 2 इंटू 12 24। ये हो जाएगा 12 बाई 24, इसका मतलब 1 बाई 2 आंसर। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है भाई, a bag contains 4 red and 4 black balls, another bag contains 2 red and 6 black balls। इसमें देखो 2 बैग है, ठीक है ना। पहले बैग में 4 रेड और 4 ब्लैक है। फर्स्ट बैग में हमारे 4 रेड है प्लस 4 ब्लैक है, और जो सेकंड बैग है उसमें 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। क्लियर? अब कह रहा है कि वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड। अब इन दोनों में से किसी कोई भी एक बैग सेलेक्ट होता है। अब देखो हम जो इवन इवेंट होगा वो किसको मानेंगे कि फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। इवन मतलब फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड एंड E2 is second bag is selected। ठीक है, 2 बैग है तो जो मेरा इवन इवेंट होगा वो होगा फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, और जो सेकंड E2 इवेंट होगा वो हमारा होगा सेकंड बैग इज सिलेक्टेड। फिर आगे कह रहा है कि एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। दोनों में से कोई भी एक बैग हमने चूज किया है और उनमें से एक बॉल को हमने ड्रॉ किया है और वो रेड आया है। ठीक है, तो अब जो ए होगा इवेंट ए, ये हो जाएगा बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी रेड, बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी रेड। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। इसका मतलब तुम्हें इसमें निकालना है कि एक रेड बॉल तो तुमने निकाला है, यानी कि ये ए हमारा हो चुका है, यानी कि जो बॉल हमने ड्रॉ किया है वो रेड है। यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ड्रॉन, पहले तो कह रहा है कि द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज फाउंड टू बी रेड। इसका मतलब जो हमारा ए है वो हो चुका है, ऑकर कर चुका है, कंडीशन है ये, गिवन है ये। और हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि ये फर्स्ट बैग का है, इसका मतलब ये E1 का है। इसका मतलब P ऑफ E1 बाई A हमें निकालना है। ठीक, उसके लिए हमें P ऑफ A बाई E1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो P ऑफ A बाई E1 कैसे निकलेगा? देखो P ऑफ A बाई E1 का मतलब हुआ कि हमें रेड चाहिए, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड कि वो फर्स्ट बैग का हो। P A बाई E1 का क्या मतलब हुआ? A का मतलब क्या है हमारा? बॉल ड्रॉन फाउंड टू बी रेड। इसका मतलब हमें रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड कि वो E1 का हो। E1 का हो मतलब वो फर्स्ट बैग का हो। तो फर्स्ट बैग में हमारे कितने रेड है भाई? 4 रेड है, तो फेवरेबल हो जाएगा 4 अपॉन टोटल हो जाएगा 4 + 4 8, यानी कि 1/2। ठीक है, इसी तरह PA बाई E2, PA बाई E2 इसका मतलब हमें रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोवाइडेड वो सेकंड बैग से हो, E2 से हो। E2 का मतलब सेकंड बैग। तो सेकंड बैग में भाई हमारा रेड क्या है? 2 ही है, तो 2 बाई टोटल कितने हैं? 2 + 6 8 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/4। तो P ऑफ A बाई E2 हो गया। अब P ऑफ E1 और P ऑफ E2 क्या होगा भाई? P ऑफ E1, अब हमारे पास तो 2 ही बैग है, या तो मैं फर्स्ट बैग चूज करूंगा या तो मैं सेकंड बैग चूज करूंगा। ठीक है ना, तो दोनों ही केस है, दोनों इक्वली लाइकली है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो P ऑफ E1 शुड बी 1/2 एंड P ऑफ E2 आल्सो शुड बी इक्वल टू 1/2। ठीक, अब मैं इसमें बेस थ्योरम लगाता हूं। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P ऑफ E1 बाई A जैसे मुझे निकालना है यहाँ पे,
क्या निकालना है, पी ऑफ E1 बाई ए, तो वो हो जाएगा पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2। ठीक है, अब ये हो जाएगा पी ऑफ E1 यानी कि 1/2 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 यानी कि ए भी 1/2 होल डिवाइडेड बाई, ये भी सेम चीज है तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस पी ऑफ E2 भी हमारा 1/2 ही है इंटू पी ऑफ ए बाई E2 है हमारा 1/4, तो ऊपर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 1/8, 1/4 डिवाइडेड बाई 4 और 8 का एलसीएम 8, 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/4 अपॉन 3/8, 8 से ऊपर चला जाएगा 8 अपॉन 3 इंटू 4, 4 2 जा 8, आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Next, question number 3. Of the students in a college, कॉलेज के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 60% जो है वो हॉस्टल में रहते हैं, एंड 40% आर डे स्कॉलर्स। डे स्कॉलर्स का मतलब होता है जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, इसका मतलब उनका जो घर है उसी शहर में है जहाँ पे उसका कॉलेज है। तो सपोज E1 को हमने मान लिया कि स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर, ठीक है, हॉस्टलर, एंड E2 स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर्स। ठीक है, तो अब देखो P ऑफ E1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर। स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर का मतलब हुआ 60% दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया 60/100, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू 3/5। क्लियर। और P ऑफ E2 इसका मतलब स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर्स, तो डे स्कॉलर्स कितने में हमारे 40%, ये हो जाएगा 40/100 यानी कि 0 0 कैंसिल हुआ, 2/5। E1 आ गया, P ऑफ E2 आ गया। अब आगे कह रहा है कि प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन A ग्रेड। ठीक है, अब जो हमारा A इवेंट होगा वो क्या होगा, टू अटेन A ग्रेड। ठीक है, टू अटेन A ग्रेड। तो अब देखो इसमें क्या होगा, PA/E1 का मतलब क्या होगा कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, A की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब ऐसे बच्चे जो उसको कि A ग्रेड मिला हो, प्रोवाइडेड कि वो E1 से हो। E1 से होगा मतलब वो हॉस्टल से हो। ठीक है, PA/E1 का मतलब समझ आया कि हमें A ग्रेड वाले बच्चे की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो E1 से हो यानी कि वो हॉस्टल से हो। तो वो दिया हुआ है कि 30% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल, तो PA/E1 इज इक्वल टू 30/100, 0 से 0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, इसी तरह एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर्स, 20% ऑफ डे स्कॉलर्स मींस P ऑफ A/E2 की वैल्यू होता है अटेन A ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। अब इसमें भी हमें क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये A की, यानी ऐसे बच्चे को A ग्रेड मिला है प्रोवाइडेड वो E2 से हो। E2 से होगा मतलब वो
डे स्कॉलर्स में, तो डे स्कॉलर्स के लिए दिया हुआ है वो 20% है, 20% ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा 20/100, इसका मतलब हो गया 1/5, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। एक एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन के बाद एक बच्चे को चुना जाता है और उसके ए ग्रेड होते हैं, ठीक है ना, उसका ए ग्रेड होता है, ये गिवन है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर, वो हॉस्टलर होगा। इसका मतलब हमें क्या निकालना है भाई, P ऑफ E1/A, P ऑफ E1/A चाहिए। कैसे पता कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो कि हॉस्टलर होने चाहिए वो, और प्रोवाइडेड क्या है, वो ए ग्रेड पाए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो P E1/A हमें निकालना है। तो P E1/A के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे बेस थ्योरम का। तो P E1/A इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 होल डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। अब सिंपल वैल्यू पुट कर दें, तो P ऑफ E1 की जगह हम रखेंगे 3/5 इंटू P ऑफ A/E1 की जगह 3/10 अपॉन सेम चीज नीचे है 3/5 इंटू 3/10 प्लस P ऑफ E2 यानी कि 2/5 इंटू P ऑफ A/E2 यानी कि 1/5। ये हो जाएगा 9/50 डिवाइडेड बाई 9/50 प्लस 2/25, ठीक है। और इसके बाद नाइन बाई 50 होल डिवाइडेड बाई 50 और 25 का एलसीएम हो गया 50, 9 प्लस 4, ये हो गया 9/50 अपॉन 13/50, 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/30। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, उसमें आंसरिंग करना है क्वेश्चंस के। अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, एक स्टूडेंट है उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस क्वेश्चन का आंसर उसे पता है या फिर वो गेस करता है। तो हम मानते हैं कि जो हमारा इवन इवेंट है उसमें है कि अ स्टूडेंट knows the answer, knows the answer, और E2 ये है कि a student guesses, ठीक है, स्टूडेंट जो है वो उसका आंसर गेस करता है, ठीक। अब देयर आई टू लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, इसका मतलब P ऑफ E1 इज इक्वल टू 3/4 दिया है एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, इसका मतलब P ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/4, ठीक। आगे लिख रहा है कि assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, मतलब A हम इसको मानेंगे, जो हमारा A इवेंट होगा वो होगा आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि A/E1 सॉरी E2, P A/E2 की बात किया है। कैसे हम ये पता कर सकते हैं, देखो इसमें दिया हुआ है कि assuming that a student who guesses the answer, ये पहले दे दिया हुआ है, पहले से ही हमें ये मालूम है कि वो बच्चा जो है वो क्वेश्चन को गेस कर रहा है, इसका मतलब इनटू हमें गिवन है और वो करेक्ट हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 करेक्ट है, इसका मतलब ये करेक्ट की प्रोबेबिलिटी है प्रोवाइडेड कि वो गेस कर रहा है।
पी ए बाई E2 की वैल्यू 1/4 होगी। ठीक है, अब भाई ये बता दो पी ए बाई E1 के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो पी ए बाई E1 के बारे में खुद से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि पी ए बाई E1 का मतलब क्या है। पी ए बाई E1 का मतलब है कि वो बच्चा जो है वो करेक्ट आंसर देगा प्रोवाइडेड उसको आंसर पता होगा। ठीक है ना, तो अगर किसी भी बच्चे को अगर आंसर पता है तो वो तो 100% जो है वो उसका आंसर करेक्ट ही लिखेगा। अगर मुझे किसी चीज़ का आंसर पहले से पता है तो मैं करेक्ट ही लिखूंगा ना, वो कभी गलत तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो पी ए बाई E1 है वो एक श्योर इवेंट है, मतलब कि मैं हमेशा करेक्ट ही लिखूंगा अगर मुझे उस चीज़ का आंसर पता है। पी ए बाई E1 का मतलब करेक्ट की प्रोबेबिलिटी अगर वो E1 के ऊपर है। E1 का मतलब स्टूडेंट नोज द आंसर, इसका मतलब अगर मुझे आंसर पता है, अगर मैं आई नो द आंसर, तो मैं करेक्ट कितने प्रोबेबिलिटी में लिखूंगा? श्योर इवेंट के लिखूंगा। इसका मतलब श्योर इवेंट का मतलब 1, तो पी ए बाई E1 जो होगा वो अपने आप हम 1 लिखेंगे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। तो तुम्हें इस चीज की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो आंसर को जानता है, वो ही नोज द आंसर, यानी कि पी ऑफ E1 चाहिए प्रोवाइडेड गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली, मींस पी E1 बाई 1 में निकालना है। ठीक है, तो पी E1 बाई 1 हम फॉर्मूला लिखें इज इक्वल टू पी E1 इंटू पी ए बाई E1 होल डिवाइडेड बाई P of E1 into P of A by E1 plus P of E2 into P of A by E2। ठीक है, तो अब P of E1 by A is equal to P of E1 की वैल्यू है भाई 3/4 into P A by E1 की वैल्यू है 1 अपॉन वही चीज लिखेंगे 3/4 इंटू 1 प्लस P ऑफ E2 यानी कि 1/4 इंटू P ऑफ A बाई E2 1/4। ठीक है, और बस इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16। ये हो जाएगा 3/4 अपॉन 16 12 प्लस 1, तो ये होगा 3/4 डिवाइडेड बाई 13/16। 4 से 16 जो है हमारा 4 बार में कटेगा, अब ये 4 सबसे ऊपर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12/13 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो अब देखो ये एक लैबोरेटरी में ब्लड टेस्ट की बात कर रहा है कि अगर किसी आदमी में वाकई में कोई डिजीज है और वो उसको डिटेक्ट कर ले रहा है कि हाँ उस इंसान में डिजीज है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 99%, यानी कि 99/100। और हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है, मतलब जिस आदमी का डिजीज नहीं है उसको भी बताता है कि यहाँ ये इसमें डिजीज है। तो देखो भाई इसमें 2 इवेंट जो होंगे वो हमारा होगा, पहला इवेंट जो इवेंट होगा वो होगा कि डिजीज एक्चुअली प्रेजेंट, डिजीज एक्चुअली प्रेजेंट। ठीक है, और इंटू डिजीज एक्चुअली एब्सेंट, मतलब उसे बीमारी नहीं है, ये E2 हो जाएगा।
तो हमें सबसे पहले जो बात किया है वो दिया है कि अगर किसी आदमी में डिजीज एक्चुअली है और हम उसे पॉजिटिव टेस्ट के बाद हम उसे पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, तो हमारा जो ए होगा, ए इवेंट होगा रिपोर्ट टेस्टेड पॉजिटिव, ये हमारा इवेंट ए। ठीक है, मतलब अब अगर हम पी ए बाई इवन की बात करें तो पी ए बाई इवन का मतलब हुआ कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है प्रोवाइडेड उस आदमी को एक्चुअली बीमारी है, दैट इज पी ए बाई इवन, और वो दिया हुआ है 99%, यानी कि 99/100। ठीक है, अब P ऑफ A बाई E2, P ऑफ A बाई E2, इसका क्या मतलब हुआ कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, A है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है प्रोवाइडेड कि वो E2 पे है। E2 पे है मतलब कि उसको डिजीज है ही नहीं, मतलब फॉल्स रिपोर्ट आई है। तो ऐसे कितने लोग हैं भाई? 0.5%, तो 0.5/100। ठीक है, और आगे लिखा है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। अब जो एक्चुअली डिजीज है कितने लोगों में है? 0.1%। इसका मतलब P ऑफ E1 दिया हुआ है 0.1/100, 0.1%, 0.1/100। और तो P ऑफ E2 कितना हो जाएगा भाई? अगर ये बता दो 0.1% में अगर बीमारी है तो इसका मतलब कितने परसेंट लोगों में बीमारी नहीं है? 0.99% में बीमारी नहीं है, क्योंकि टोटल तो 1 होता है ना। 1 में से अगर हमने 0.1 को माइनस कर दिया तो हमें कितना मिलेगा भाई? 0.99%, यानी कि 0.99/100। क्लियर है? अब हम क्या करें, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट what is the probability that the person has the disease, पर्सन में डिजीज है एक्चुअली, मतलब P ऑफ E1 निकालना है तुम्हें, एक्चुअली प्रेजेंट P ऑफ E1 given that his test result is positive, means तुम्हें क्या निकालना है भाई? P ऑफ E1 बाई A। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें एक्चुअली डिजीज प्रेजेंट है प्रोवाइडेड कि जो हमारा रिपोर्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो भाई हम क्या करेंगे, E1 बाई A का हम बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे। P E1 बाई A इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। तो P ऑफ E1 का मतलब देखो भाई कितना है? 0.1/100, 0.1/100 इंटू P A बाई E1 99/100 होल डिवाइडेड बाई, ये भी सेम चीज है तो 0.1/100 इंटू 99/100 प्लस P ऑफ E2, P ऑफ E2 है हमारा 0.99/100 इंटू P ऑफ A बाई E2 यानी कि 0.5/100। ठीक है, तो अब देखो भाई ये 100 इंटू 100 तो 10,000 हो जाएगा, नीचे भी 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर से 10,000 कॉमन लेके ऊपर कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ 0.1 इंटू 99 होल डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 99 प्लस 0.99 इंटू 0.5। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो भाई 0.1 इंटू 99 अपॉन 0.1 इंटू 99 हो जाएगा 9.9 प्लस 99 इंटू 5 हो जाएगा 9 5 45 49 1 2 3 कितना हो जाएगा? ये हो गया 0.1
1 इंटू 99 हो जाएगा 9.9 अपॉन, अब 9.9 में अगर हम उसको ऐड कर दें 0.4954 तो ये हो जाएगा 5 9 943 and 413 10 point, हाँ तो देखो भाई थोड़ा करेक्शन है इसमें। ये जो P of E2 था उसमें लिखा था कि P of E1 था उसमें लिखा था 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, तो 0.1% एंड 0.1/100 P of E1 था, हमने लिखा था 0.1/100। तो जो P of E2 होगा वो 1 माइनस 0.1/100 होगा, 1 माइनस 0.1/100 जब हम करेंगे तो हमारा ये एक्चुअली आएगा 99.9/100। तो जो हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था, यहाँ पे देख लीजिए 99.9/100 होगा और सेम चीज़ यहाँ पे भी 99.9 हो जाएगा। जब हम 100 इंटू 100 10,000 कैंसिल करेंगे तो एक्चुअली हमारा ये बचेगा। तो हमारा P of E2 एक्चुअली ये है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि ये हो जाएगा P of E1/A इज इक्वल टू 9.9 अपॉन, ये हो जाएगा 9.9 प्लस 99.9 इंटू 0.5, तो 92.5 अगर हम करें 9 का 45 कैरी रहा 4, 45 और 4 49 कैरी रहा 4, फिर 45 बचा 49, ठीक है। पॉइंट हमें कितने पे लगाना है, 2 पे लगाना है, ठीक। अब प्लस 49.95 इज इक्वल टू 9.9, इन दोनों को अगर आप प्लस करें 9.90 को 5 9 9 18 10 और 9 90 4 और 1 5, ये हो जाएगा 59.85। पॉइंट अगर हम हटाएं तो ऊपर एक 0 हो जाएगा, 990 अपॉन 5985। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करें 11 9 या 99 90 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 से 5985 को कैंसिल करें 11 5 जा 55 4 8 5 जा 11 9 का 90, या फिर 9 से कैंसिल करो, ये 11 से कैंसिल नहीं होगा, 9 से अगर हम कैंसिल करें तो 110 हो जाएगा, 9 से ये हो जाएगा 9 6 जा 54 4 54 और 59 है तो 5 और 8, तो अगेन 9 6 जा 54 4 और 5 9 5 जा 45, इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 22 बार हो जाएगा, अरे 5 1 जा 5 1 6 5 3 जा 15 1 5 1 3 जा 15, आंसर हो जाएगा हमारा 22/130, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 3 पॉइंट्स, ठीक है। P1 जो होगा वो मेरा फर्स्ट पॉइंट के लिए होगा, P2 सेकेंड पॉइंट और P3 मेरा थर्ड पॉइंट के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है दैट इज ए टू हेडेड पॉइंट। टू हेडेड पॉइंट का मतलब उसमें दोनों तरफ हेड है। नॉर्मल जो पॉइंट होता है, जो हमारा अनबायस्ड पॉइंट होता है, उसमें एक तरफ हेड होता है दूसरी तरफ टेल होता है, लेकिन ये टू हेडेड पॉइंट, ये बायस्ड पॉइंट है, इसका मतलब इसमें दोनों तरफ हेड बोल रहा है। दैट एंड अनदर इज ए बायस्ड पॉइंट, जो दूसरा वाला पॉइंट है वो एक बायस्ड पॉइंट है दैट कम्स ऑफ हेड्स 75% ऑफ द टाइम। 75% टाइम में वो हमेशा हेड ही आता है। एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड पॉइंट, और जो तीसरा वाला है वो एक अनबायस्ड पॉइंट है। इसका मतलब वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, उसमें दोनों हैं, ठीक। वन ऑफ द 3 पॉइंट्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस। तीनों पॉइंट्स में से किसी भी एक को रैंडमली चूज किया जाता है, उसे टॉस किया जाता है। तो तीनों पॉइंट में से अगर हम रैंडमली चूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फर्स्ट पॉइंट में चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड पॉइंट को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/3 होगी, और थर्ड पॉइंट को भी चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी भाई 1/3 होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि
वन इज ए टू हेडेड कॉइन, और जो हमारा वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड इट शोज हेड्स। तो जो हमारा ए होगा, जो इवेंट है हमारा ए, वो कौन सा इवेंट है भाई, कि कॉइन शोज हेड, चाहे वो कोई सा भी कॉइन हो लेकिन वो हेड दे, ठीक ना। तो अगर हम ए बाई इवन की बात करें, ए बाई इवन की बात करने का मतलब है कि हेड तो आना प्रोवाइडेड हो इवन का हो, इसका मतलब फर्स्ट कॉइन में। अब फर्स्ट कॉइन में क्वेश्चन में दिया है कि दोनों तरफ हेड है, तो जब दोनों तरफ हेड है इसका मतलब वो तो हेड आना ही आना है उसमें, तो जब वो आना ही आना है, दोनों तरफ हेड है, तो पी ए बाई इवन का एक श्योर इवेंट हो गया, तो श्योर इवेंट हो गया इसका मतलब वो वन हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह पी ए बाई इंटू, पी ए बाई इंटू का मतलब हेड तो चाहिए हमें, ए यानी कि क्या है, कॉइन शो हेड, ए तो चाहिए, हेड तो चाहिए, प्रोवाइडेड टू इंटू का हो, इसका मतलब सेकंड कॉइन का। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो सेकंड कॉइन है उसमें 75% ऑफ द टाइम हेड आता है, तो 75 बाई 100, अगर हम 25 से कैंसिल करें तो 3/4 आ जाएगा। और पी ए बाई ई की अगर हम बात करें तो वो तो अनबायस्ड कॉइन है, वो अनबायस्ड कॉइन है, इसका मतलब कि उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों इक्वली लाइकली है, तो पी ऑफ ए बाई ई जो होगा वो हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है भाई कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन, मतलब हमें हेड तो आ रहा है, ये मालूम है हमें कि हम कोई कॉइन को चूज कर रहे हैं, उसको टॉस कर रहे हैं, तो हमें हेड मिल रहा है, लेकिन वो टू हेडेड कॉइन वाला ही हेड है, ये हमको निकालना है। तो टू हेडेड कॉइन तो भैया हमारा क्या है भाई, इवन है, इसका मतलब हमें पी ऑफ इवन चाहिए, प्रोवाइडेड हेड आ चुका है, ये चीज हमें चाहिए। तो पी ऑफ इवन बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए बाई इवन होल डिवाइडेड बाई पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए बाई इवन प्लस पी ऑफ इंटू इंटू पी ऑफ ए बाई इंटू प्लस पी ऑफ ई थ्री इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री। इसमें चूंकि हमारा 3 इवेंट है तो ये 3 तक जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर ले सिंपल, तो पी ऑफ इवन यानी कि 1/3 इंटू पी ऑफ ए बाई इवन यानी कि 1 अपॉन, ये सेम चीज़ है तो 1/3 इंटू 1 प्लस पी ऑफ इंटू यानी कि 1/3 इंटू पी ऑफ ए बाई ई टू, ये है 3/4 प्लस पी ऑफ ई थ्री भी हमारा 1/3 ही है इंटू पी ऑफ ए बाई ई थ्री, ये है हमारा 1/2। अब देखो भाई 1/3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे में तीनों में से हम 1/3 को कॉमन अगर ले लें बचेगा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन, इसमें भी हम नीचे को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 4 प्लस 3 प्लस 2, ये कितना होगा भाई, तो 4 जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 अपॉन 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9। क्लियर। तो चलो भाई आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है, अब इसके आगे की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करो।